आज का टॉपिक है हमारा अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स। एग्रेरियन रिफॉर्म्स 3 फेज में आए थे, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल रिफॉर्म्स, जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स थे, बहुत सारी अचीवमेंट थी, लेकिन एक ऐसी अचीवमेंट जो कि रिमार्केबल थी, जिसको हमें अलग से पढ़ना है, दैट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति भी कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी में ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसके बाद से हमारा जो मेन फूड क्रॉप्स हैं, स्पेशली व्हीट एंड राइस, इसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा हम इंक्रीज कर पाए थे कि अब इंडिया को बाहर से, दूसरी कंट्री से इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दैट मीन्स इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो उसको हमको इसमें पढ़ना है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, जो कि प्राइमरीली किस वजह से होता है, ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। HYV सीड्स को यूज किया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को जब कंबाइन करते हैं गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, गुड मार्केटिंग फैसिलिटीज, वो सब चीजें जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स में इंडियन गवर्नमेंट ला पाई, उसकी वजह से हमारी जो व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन है वो इतना हाई हो गया कि अब हमको दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। तो कब स्टार्ट हुआ था ये? सेकंड पॉइंट देखिए, इट स्टार्टेड इन 1966-67 इन इंडिया। इंडिया में 1966-67 में स्टार्ट हुआ था। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या किनको कहा जाता है इंडिया में? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज मिस्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन को 2 फेजेस में रखा गया, यानी पहले फेज में क्रॉप्स जो है लिमिटेड रखी और लिमिटेड एरिया में इसको ट्राई किया गया। कब स्टार्ट हुआ था इसका फेज 1? मिड 1960s, अराउंड 1965 के आसपास से स्टार्ट किया गया इसको, और मिड 1970s तक ये चला, जिसमें हमने 2 क्रॉप्स को फोकस किया, जो कि कौन सी थी? व्हीट एंड राइस। और इसको सब जगह पूरी कंट्री में एक साथ इंप्लीमेंट ना करके सिलेक्टेड स्टेट्स में ही पहले यूज किया गया। और कौन कौन सी स्टेट्स थी उसमें? पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन 3 मेजर स्टेट्स में, ये स्टेट्स थोड़ी सी सेल्फ सफिशिएंट थी अपने आप में, इसलिए इन स्टेट्स में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट किया गया। यहाँ पर सक्सेसफुल होने के बाद इसको इंक्रीज किया, ताकि ये कंट्री की बाकी के एरियाज को भी बेनिफिट मिल सके ग्रीन रेवोल्यूशन का। तब आता है हमारा सेकेंड फेज, मिड 1970 से 1980s तक। यहाँ पर क्या किया, अब क्रॉप्स भी इंक्रीज कर दी, सिर्फ व्हीट एंड राइस पे टारगेट ना करके पल्सेस को भी इसमें इंक्लूड किया। अब यानी large number of crops were targeted under the phase second of green revolution। साथ ही साथ एरिया भी इंक्रीज कर दिया, लिमिटेड स्टेट्स ना रख के अब ये जो है कंट्री की लगभग हर स्टेट में यूज किया जाने लगा था। सो इट कवर्ड मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो इसके साथ ही फेज 1 और फेज 2 काफी सक्सेसफुल रहे, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट बन पाई। ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से इंडिया ने क्या क्या अचीव किया, यही है हमारा अगला टॉपिक, द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट अचीवमेंट, जिसके बारे में हम बार बार ऑलरेडी बात कर ही रहे हैं, वो है इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हमारे क्रॉप का टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। तो देखिए इसको, यूज ऑफ HYV सीड्स, अभी आप लोग को अच्छे से पता चल गया है। HYV स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज करने की वजह से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज किया, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज की। किसकी? फूड ग्रेन्स की। मेजर फूड ग्रेन्स कौन से? व्हीट एंड राइस के लिए स्पेशली बोला जाता है। तो ये पहली अचीवमेंट, सबसे मेजर अचीवमेंट। इसके अलावा सेकेंड, इंडिया क्या बन पाया? सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, यानी अब इंडिया को दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। नाउ इंडिया स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक। फूड ग्रेन का बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? 11th क्लास में आपने पढ़ा था। बफर स्टॉक मीन्स द एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि गवर्नमेंट अपने पास प्रोक्योर करके रखती है फॉर अनसर्टेन इवेंट्स, या कभी अगर ड्राउट आ जाता है या कंट्री की किसी एक एरिया में खाने की कमी हो जाती है, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट अपने पास अनाज स्टॉक करके रखती है। दैट इज नोन एज द बफर स्टॉक। तो आज की जरूरत के लिए भी इंडिया के पास अब स्टॉक है, सामान है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी के टाइम पर यूज करने के लिए भी इंडिया ने बफर स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। बफर स्टॉक तभी रख सकते हैं जब अभी के लिए हमारे पास सफिशिएंट हो। अगर अभी खाने के लिए कुछ नहीं है तो आगे के बारे में सोचना इम्पॉसिबल होता है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आज की रिक्वायरमेंट के साथ साथ आगे आने वाली अनसर्टेनिटी के लिए भी इंडिया रेडी था।
नेक्स्ट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह फार्मर्स अब देख रहे थे, यानी अब सिर्फ सब्सिस्टेंट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए खेती नहीं कर रहे कि अपनी और अपनी फैमिली का पेट भर सके। रादर क्या किया जा रहा है, आउटपुट जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको मार्केट में सेल कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, कोई फार्मर अगर वीट ग्रो कर रहा है, उसने अपनी लैंड पे कितना वीट ग्रो किया, मे बी 200 kg फॉर एग्जाम्पल उसने ग्रो किया। अब फार्मर ने देखा कि उसकी फैमिली मिलकर पूरे साल में कितना वीट कंज्यूम कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल वो 150 kg में भी कंज्यूम कर लेंगे, तो कितना एक्स्ट्रा बचा उनके पास, 50 kg बचा। दिस एक्स्ट्रा 50 kg इज द सरप्लस। ये फार्मर के लिए क्या है, सरप्लस, जिसको वो मार्केट में सेल कर सकता है। तो दिस सरप्लस इज नोन एज द मार्केटेबल सरप्लस। फार्मर्स के पास मार्केट में बेचने के लिए सरप्लस बच रहा था, जिसकी वजह से फार्मर्स ने क्या किया, दे शिफ्टेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया ताकि इस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सके और इसके थ्रू एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके। और ये किसको ये एक्स्ट्रा इनकम किसको इंडिकेट करेगी, दिस इज द साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बताता है कि हमारी कंट्री ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। Disadvantage was increase in income of the farmers. फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा सरप्लस बच रहा है, जिसको हमने मार्केटेबल सरप्लस बोला था। इस मार्केटेबल सरप्लस को क्या करेंगे, वो मार्केट में सेल करेंगे और एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम भी बढ़ रही थी। तो ये पॉइंट्स हुए हमारे एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस। ऐसा तो नहीं कि सब चीज पॉजिटिव है, कुछ नुकसान भी था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसको हमने इसमें पढ़ना है। टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन यूजुअली इस फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या दूसरा सेंटेंस भी इसका फ्रेम हो सकता है, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन was significant but was not sufficient। यानी जो हमको एडवांटेजेस मिले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से वो सिग्निफिकेंट थे, यानी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सफिशिएंट नहीं थे, पूरे नहीं थे, अभी भी उनमें कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। तो इसको ध्यान से देखिएगा, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से मिलने वाले मेरिट्स, एडवांटेजेस सिग्निफिकेंट थे, इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सफिशिएंट नहीं थे, पूरे नहीं थे, अभी भी वहां पे कहीं ना कहीं कमी थी। इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब ये आएगा तो हमको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करना है। इसके पॉइंट समझने से पहले हमको एक ही चीज देखनी है कि जहां पे भी हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बढ़ी थी, तो एक ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। ऐसा माना जाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, नो डाउट, लेकिन कोई चीज इंक्रीज हुई है, इसको हम कैसे देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं उसको। आपके मार्क्स बड़े हैं कैसे पता चलता है, पिछले मार्क्स से कंपेयर करते हो ना। वैसे ये माना जाता था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया के पुराने रिकॉर्ड्स के कंपैरिजन में देख रहे हैं, जबकि इंडिया के ही रिकॉर्ड से कंपेयर करना गलत है। हमको कंपेयर किससे करना चाहिए, दूसरे नेशन से करना चाहिए। तो इसको एक बार रीड करते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी वो सिग्निफिकेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी काफी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट थी, बट इट वाज ओनली इन रिलेशन टू आवर ओन रिकॉर्ड्स। हम कंपेयर कर रहे थे इंडिया के ही रिकॉर्ड से इन द पास्ट कंपेयर टू डेवलप नेशन। अगर हमने कंपेयर किया होता डेवलप नेशन से, उन कंट्री से कंपेयर किया होता जो अच्छा कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज था वो क्या माना जाता, बहुत इनसिग्निफिकेंट। यानी हम अपनी ही कंट्री को पुराने पिछले खराब परफॉर्मेंस पे जज करके, उससे कंपेयर करके हम बोल रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। रादर अगर हमने दूसरी कंट्री से कंपेयर किया होता तो हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये है, हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। फर्स्ट देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का लिमिटेशन, लिमिटेड क्रॉप्स। बार बार हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं तो क्या याद आता है, व्हीट एंड राइस। हमने मेन फोकस किस पे किया, व्हीट एंड राइस पे, और बाकी की क्रॉप्स को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ये इसका एक लिमिटेशन था। द राइज इन प्रोडक्टिविटी वॉज मेनली फॉर व्हीट एंड राइस। जब हम प्रोडक्टिविटी बात इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो व्हीट एंड राइस के बारे में बात कर रहे हैं, और बाकी की क्रॉप्स जैसे कि पल्सेस, कॉटन, जूट, टी, इन सबको क्या कर दिया हमने, इग्नोर कर दिया, इनको कंसिडर नहीं किया गया। ये पहला डिसएडवांटेज। सेकेंड, रीजनल इम्बैलेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हर स्टेट को नहीं मिल पाया। कुछ जो स्टेट्स थी, स्पेशली वो स्टेट्स जिसमें फेज 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन स्टेट्स को तो अच्छा खासा एडवांटेज मिला, बेनिफिट मिला। लेकिन बाकी के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स थे, या बिहार का एरिया है, बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन उतना अच्छा काम नहीं कर पाया। इसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया, रीजनल इम्बैलेंस। रीजन वाइज इम्बैलेंस है, कुछ लोगों को एडवांटेज मिला और कुछ लोगों को एडवांटेज नहीं मिला।
तो ये GR कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, एब्रीविएशन नहीं है। ग्रीन GR स्टैंड्स फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पे लिखा है, इसको आपको GR कहीं पे भी नहीं लिखना है, याद रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन डज नॉट बेनिफिट ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, इट वॉज लिमिटेड टू स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यही कुछ स्टेट्स हैं, इनके जैसी कुछ स्टेट्स हैं सॉरी, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाया और बहुत सी स्टेट्स इसकी वजह से छूट गई, जिसके कारण इन स्टेट्स के बीच में आपस में इम्बैलेंस जो है वो बढ़ गया। नेक्स्ट लिमिटेशन इज द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। अब हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए HYV सीड्स चाहिए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, तो जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास फंड इजीली अवेलेबल है, तो वो लोग तो ये सब चीजें आराम से खरीद सकते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ले सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है ये सब चीजें खरीदने के लिए, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट से छूट जा रहे थे और रिच और पुअर फार्मर के बीच में जो गैप है, इनकी इनकम में जो डिस्पैरिटी है, ये और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो इधर देखते हैं, ओनली बिग फार्मर्स कैन अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स। जो इनपुट्स की जरूरत है सिर्फ बिग फार्मर्स उसको खरीद सकते हैं। सो ओनली दे गॉट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बिग फार्मर्स को ही ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिला। और जो इनकम डिस्पैरिटी है, यानी जो गैप है इनकम की रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में, ये इनकम गैप और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये था थर्ड पॉइंट। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, पेस्ट अटैक, यानी जो HYV क्रॉप्स हैं, HYV सीड्स यूज करके जो क्रॉप्स ग्रो करी जा रही हैं, उन क्रॉप्स में पेस्ट लगने का खतरा ज्यादा होता था, उनमें जल्दी पेस्ट लग जाता था। तो ऐसे चांसेस हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स थे जिन्होंने या तो लोन लेकर या अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर क्रॉप ग्रो करी है, HYV क्रॉप ग्रो करी है, अगर उनकी क्रॉप में पेस्ट लग जाता है, अगर उनकी क्रॉप पे पेस्ट अटैक हो जाता है, तो उनका सब कुछ इसके थ्रू पेस्ट अटैक में सारा कुछ चला जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। HYV crops were prone to attack by the pest. The small farmers who adopted this technology could lose everything in the pest attack. तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस रहे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के। क्लास के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे।